थायराइड एंड एंटी थायराइड ड्रग्स। ठीक है, थायराइड के बारे में तुम लोग काफ़ी कुछ जो है वो जानते होगे पहले से ही। ठीक है, बिकॉज एंडोक्रिनोलॉजी का ये एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अहम टॉपिक है ये। ठीक हो गया, इसकी ये थोड़ी सी स्ट्रक्चर, इसका थोड़ी सी एनाटमी है। जो चीज़ इसके अंदर याद करने वाली है वो मेन इस लेवल के ऊपर जो तुम लोगों को रिक्वायर्ड है वो सिंपली ये है कि ये जो थायराइड ग्लैंड है आपका, ठीक है, इसके दो लोब्स होते हैं। ठीक है, एक आपका राइट लोब आ गया, एक आपका लेफ्ट लोब आ गया, और दोनों को जो कनेक्ट करती है चीज़ दैट इज द इस्थमस। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में इस टाइम पर तुम लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं है। इसकी जो आर्टीरियल सप्लाई है उसमें आपके पास सुपीरियर थायराइड आर्टरी है। ठीक है, जो कि आपकी निकलती है कैरोटिड के अंदर से। ठीक है, कॉमन कैरोटिड में से। इसकी जो वीनस सप्लाई है उसमें आपके पास तीन ये जो मेजर वेसल्स हैं वो आ जाती हैं। ठीक है, उसमें आपकी सबसे पहले आ जाती है आपकी सुपीरियर। ठीक है, फिर आपकी आ जाती है मिडिल, और फिर ये सबसे नीचे वाली आपकी आ जाती है इंफीरियर थायराइड ग्लैंड्स। ठीक हो गया। एक चीज़ और जो तुम लोगों को पता होनी चाहिए वो इसका रिलेशन है विद द रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। ठीक है, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व जब भी हम थायराइडेक्टमी करते हैं तो उसके अंदर होता ये है कि हमें ये जो आर्टरीज हैं, जो वेसल्स हैं, ये हमें क्लैम्प करने पड़ते हैं। ठीक है, उस क्लैंपिंग के दौरान बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है एक्सीडेंटली कि जो आपकी ये नर्व होती है, आपकी रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, ठीक है, ये भी प्रेस हो जाती है। ठीक है, इसके प्रेस होने से ये होता है कि जो आवाज़ होती है उसकी चेंज हो जाती है बंदे की, एंड द वॉइस बिकम्स होर्स। ठीक है, ऐसे लग रहा होता है जिससे उसके मुंह में से हवा आ रही है लेकिन उसकी आवाज़ जो है वो निकल नहीं रही होती। ठीक है, ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से इस लेवल के ऊपर। ठीक हो गया। थायराइड जो है उसके यार तीन मेजर जो हैं वो हार्मोन्स हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहले आपका थायरोक्सिन आ जाता है जिसको आप T4 कहते हैं। ठीक है, फिर आपका ट्राई आइडोथायरोनिन आ जाता है जिसको आप T3 का नाम देते हो। ठीक है, ये जो दोनों आपके हार्मोन्स हैं ये स्पेसिफिकली बॉडी मेटाबॉलिज्म, ठीक है, आपका जो ग्लूकोज का यूजेज है, इन शॉर्ट आपका मेटाबॉलिज्म जितना भी है मोस्टली वो इसी हार्मोन के थ्रू जो है वो कंट्रोल होता है। इसके अलावा कार्डियक एक्टिविटी के ऊपर ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होता है। ठीक है, आगे चलकर मजीद इसकी जो है वो डिटेल में बात करते हैं। जहाँ तक कैल्सिटोनिन का ताल्लुक है तो कैल्सिटोनिन हम डिटेल में तब पढ़ेंगे जब हम पैराथायराइड हार्मोन्स और हम कैल्शियम मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे, बिकॉज कैल्सिटोनिन इज मोस्टली इन्वॉल्व इन योर कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। ठीक है, थायराइड की जो डिजीजेस होती हैं उसके अंदर इस्तेमाल होने वाले जो ड्रग्स हैं, अगर आप उनको ब्रॉडली क्लासिफाई कर लें तो थायराइड के मोस्टली आपके पास दो डिसऑर्डर आते हैं। ठीक है, जिस तरह हर एंडोक्राइन सिस्टम की जो आपका ग्लैंड है उसके आ रहे होते हैं, या तो थायराइड का लेवल जो है हाइपोथायराइडिज्म में चला जाएगा, उसका लेवल जो है वो कम हो जाएगा, या फिर थायराइड हार्मोन्स का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, दैट इज हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है, हाइपोथायराइड में आप चूंकि थायराइड हार्मोन की कमी हो रही है, आप सप्लीमेंटल थायराइड हार्मोन जो है वो दे देते हो, लिवोथायरोक्सिन या लियोथायरोनिन की शक्ल में, दैट इज T4 एंड T3। ठीक है, और अगर आपका जो थायराइड है वो जरूरत से ज़्यादा एक्टिव हो गया है, थायराइड का हार्मोन जो लेवल है वो एक नॉर्मल लेवल से ऊपर चला गया है, तो उसके लिए आपके पास थायोमाइड्स होते हैं जिसमें PTU या प्रोपाइल थायोरेसिल, ठीक है, आयोडाइड आप देते होते हो। ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स उसके अदर ड्रग्स में आ जाते हैं, माइडोरोन आ जाता है, और आपका जो है वो रेडियो एक्टिव आयोडीन जो है वो दिया जाता है हाइपरथायराइडिज्म को क्योर करने के लिए। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ थायराइड हार्मोन्स। यार जो फिजियो वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि एंडोक्रिनोलॉजी जो बेस्ट है ना वो फिरदौस में लिखी हुई है। ठीक है, फिरदौस के अंदर एक वो टेबल पूरा बना हुआ, पॉइंट्स पूरे बने हुए हैं फ्लो चार्ट की शक्ल में, आयोडीन की जो ट्रांसपोर्ट है और आयोडीन का जो सिंथेसिस है उससे रिलेटेड। वो टेबल तुम लोग प्लीज देख लेना। ठीक है, दिस इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर थर्ड ईयर वाले फार्मा वाले बच्चे। ठीक है, वो भी इसको देख सकते हैं। अच्छा, होता इनिशियली क्या है, ये आपका थायराइड ग्लैंड है। ठीक है,
अब थायराइड ग्लैंड जो है वो दैट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल्स, ठीक है, जिनके अंदर आपके थायराइड फॉलिकल्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं और वहाँ पर बहुत रिच सप्लाई होती है ब्लड की, ठीक है। सबसे पहला जो आपका सिस्टम होता है वो ये होता है कि आपको एक नॉर्मल फंक्शनिंग थायराइड के लिए आपको आयोडीन दरकार होता है, ठीक है। वो आयोडीन कहाँ से आता है? वो आयोडीन आता है आपकी डाइट में से, ठीक है। आयोडीन कितना चाहिए होता है? आयोडीन इतना ही बहुत होता है कि आपका जो सॉल्ट आप यूज करते हैं, ठीक है, उसके अंदर अगर आयोडीन इन्फ्यूज हुआ हुआ है तो दैट इज सफिशिएंट। इसके अलावा आपके पानी के अंदर जो है वो आयोडीन मौजूद होता है, ठीक है। और पानी के अंदर जितनी अमाउंट होती है बाहर के मुल्कों में तो द वाटर इज ट्रीटेड और उसके अंदर जो है वो आयोडीन जो है उसको बाहर से मिक्स किया जाता है ताकि आपकी जो डिमांड है वो कंप्लीट हो सके। लेकिन अगर आप आयोडीन वाला सॉल्ट जो है वो यूज़ कर रहे हो, आपकी डाइट जो है उसमें आयोडीन अगर सफिशिएंटली मौजूद है तो आपको एक्सेसिव आयोडीन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आयोडीन आपने डाइट से ले लिया, अब उस आयोडीन का मकसद होता है थायराइड ग्लैंड के सेल्स के अंदर जाना, ठीक है। और वो किस तरह से अचीव होता है? यहाँ पर ना अल्लाह मियाँ ने एक चीज़ लगाई हुई है जिसको हम सोडियम आयोडाइड सिम पोर्टर कहते हैं। दिस इज बेसिकली आप कह सकते हो कि इट्स अ चैनल ऑफ सॉर्ट्स। इसके अंदर क्या होता है कि दो सोडियम थायराइड के ग्लैंड से बाहर आते हैं, दो सोडियम आयंस इन एक्सचेंज फॉर वन आयोडाइड आयन, ठीक है। एक आयोडीन के लिए दो सोडियम के आयंस बाहर आते हैं विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी, ठीक है। इसको हम सोडियम आयोडाइड सिम पोर्टर का नाम देते हैं। अब इस मैकेनिज्म के थ्रू आपका आयोडीन जो होता है वो आपके सेल के थायराइड ग्लैंड के सेल्स के अंदर जो है वो पहुंच जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो आपका आयोडीन जब अंदर आता है तो उसके ऊपर एक एंजाइम होता है परऑक्सीडेज, ठीक है। वो एंजाइम उसके ऊपर एक्ट करता है और उसको एलिमेंटल आयोडीन या आई नॉट की शक्ल जो है वो दे देता है, ठीक है। ये जो आई नॉट होता है या ये जो आपका एलिमेंटल आयोडीन होता है, ठीक है, इसको फर्दर प्रोसेस किया जाता है। ये एक और चीज याद रखिएगा कि जो आपका थायराइड ग्लैंड है वहां पर जो आपके फॉलिकल्स हैं वो एक और सब्सटेंस बना रहे हैं जिसको हम थायरोग्लोबुलिन कहते हैं, ठीक है। थायरोग्लोबुलिन की मौजूदगी के अंदर जब आयोडीन यहाँ पर थायराइड के फॉलिकल के अंदर आ जाता है तो यहाँ पर आपके जो T3 और T4 है वो प्रोसेस होना यहाँ पर शुरू हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ थायरोग्लोबुलिन, ठीक है। उसके अंदर आपके जो आ जाते हैं MIT आ जाता है दैट इज द मोनोमोलिक्यूल, ठीक है। और DIT आ जाता है जो आपका डाई उसके अंदर मौजूद होते हैं, डाई आइडोथायरोनीन आई गेस, ठीक है। इस प्रोसेस को जो थायरोग्लोबुलिन की प्रेजेंस के अंदर T3 T4 बनता है आयोडीन की मदद से, इसको हम आयोडीन ऑर्गेनिफिकेशन कहते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा कि थायराइड ग्लैंड का काम जो होता है वो थायराइड ग्लैंड के सब्सटेंस के अंदर आयोडीन की एक कह लो कि एक सुपर कॉन्सेंट्रेशन अचीव करना होता है, ठीक है। कि जब तक आयोडीन इसके अंदर ठीक ठाक अमाउंट के अंदर मौजूद नहीं होगा आयोडीन ऑर्गेनिफिकेशन जो है वो नहीं शुरू होती, ठीक है। दो जो आपके डाईआइडोथायरोनीन के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, एक DIT और एक DIT, ये मिलकर आपका T3 बनाते हैं विच इज नोन एज ट्राई आइडोथायरोनीन, ठीक है। और जो आपका एक मोनो आइडोथायरोनीन होता है और जो आपका डाई आइडोथायरोनीन होता है MIT प्लस DIT, ये आपका T4 बनाते हैं जो कि थायरोक्सिन है, ठीक है। यहाँ तक आपका जो T3 और T4 है वो थायरोग्लोबुलिन के साथ याद रखिएगा कि अभी भी बाइंडेड है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर जब ये T3 T4 जो हैं वो बाहर निकल जाएंगे आपके थायराइड ग्लैंड में से ब्लड के अंदर जाने के लिए, ठीक है, तो इनका प्रोटियोलाइसिस होगा, ठीक है। थायरोग्लोबुलिन जो है वो थायराइड ग्लैंड के अंदर ही ब्रेकअप होकर रह जाएगा, वेरस जो आपके T3 और T4 हैं वो ब्लड के अंदर चले जाते हैं। ब्लड के अंदर जाने के बाद दे बाइंड टू TBG या थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, ठीक है। इस ग्लोबुलिन के साथ ये बाइंड करके आपके पेरिफेरल टिश्यूज तक पहुंचते हैं जहां जहां पर आयोडीन का एक्शन होता है, ठीक है। T3 T4
थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन के साथ अटैच होकर आपके पेरिफेरल टिश्यूज के अंदर पहुंच गए, ठीक है, थ्रू ब्लड। और वहां पर आगे जो है एक चीज और याद रखिएगा कि जो आपका T3 है, T3 का रोल जो होता है वो ज्यादा होता है कंपेयर टू T4, बिकॉज T3 इज मोर इन्फ्लुएंशियल इन एंटरिंग द सेल्स, और सेल्स के अंदर जाकर ये अपना जो आयोडीन जो इफेक्ट होता है थायराइड हार्मोन का वो कैरी आउट करवाता है। इसीलिए कुछ केसेस के अंदर जो आपका T4 है ये भी T3 के अंदर चेंज हो जाता है। T3 एक तो वैसे ही और आपके पास मौजूद होता है ब्लड के अंदर, और कुछ केसेस में आप T4 जो है उसको आप T3 में चेंज कर देते हो, ठीक है। आई होप कि तुम लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। एक दफ़ा मैं फिर इसको रिवाइज कर देता हूँ कि सोडियम आयोडाइड सिम पोर्टर के थ्रू आपका आयोडाइड आयन जो है वो आपके थायराइड ग्लैंड के अंदर चला गया, जिसके ऊपर पेरोक्सीडेज ने एक्ट किया और उसको एलिमेंटल आयोडीन में चेंज कर दिया। उसको एलिमेंटल आयोडीन थायरोग्लोबुलिन की मदद से आपका MIT और DIT में चेंज हो गया, जो अल्टीमेटली जाकर आपका T3 और T4 आपका थायरोक्सिन और आपका ट्राई आयोडोथायरोनिन जो है वो बनाते हैं आपका, ठीक है। इस प्रोसेस को हम आयोडीन ऑर्गेनिफिकेशन का नाम देते हैं। दो DIT के मॉलिक्यूल्स T3 बनाते हैं, एक MIT और एक DIT आपका T4 बनाता है, ठीक है। ये T3 T4 जब ब्लड के अंदर जाते हैं तो ये थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन के साथ बाइंड करके ब्लड में फिरते रहते हैं, और इनकी जो डेस्टिनेशन होती है दैट इज द पेरिफेरल टिश्यू। पेरिफेरल टिश्यू में जाने के बाद ये थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन से अलहदा होकर उसके न्यूक्लियस के अंदर जाकर जो भी उसका रिक्वायर्ड इफेक्ट है वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है T3 T4 का, ठीक है। T4 जैसे मैंने पहले कहा इट इज कन्वर्टेड टू T3 इन द टारगेट सेल्स, और टारगेट सेल्स जो हैं वो ज्यादातर आपके जो होते हैं वो लिवर वाले सेल्स होते हैं आपके, ठीक है, किडनीज होते हैं, ठीक है। और T3 जो है उसका इफेक्ट जो होता है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कंपेयर टू T4। ये एक डायग्राम है जो आपको ना कैटजंग में मिलेगी ना आपको ये लिपिन में से मिलेगी, वो इसलिए बिकॉज ये डायग्राम जो है वो मैंने गाइटन में से उठाई, ठीक है। अब मैंने जिस तरह पहले कहा था कि इसने सेल के अंदर जाकर अपना डिजायर्ड इफेक्ट अचीव करना है। T3 और T4 एक्चुअली सेल के अंदर जाकर करते क्या हैं, आपने सारी कहानी पढ़ ली, T3 T4 बन गया, ब्लड के अंदर घूम फिर कर आपका जो टिश्यू है उसके अंदर जो आपका टारगेट सेल है वहां पर ये पहुंच गया, ठीक है। अब इसने सेल के अंदर एंटर होना है और इसने एंटर होना है सीधा जाके न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। ये आपका न्यूक्लियस है। यहाँ पर अगर तुम लोग देखो तो तुम लोग को एक थायराइड हार्मोन रिसेप्टर नजर आएगा, ठीक है। नाम से पता लग रहा है कि इसने थायराइड हार्मोन को पकड़ने से उसके साथ अटैच होना है। जब ये थायराइड हार्मोन के साथ आपका T3 T4 जो है वो अटैच होगा तो आपके DNA या जो जीन्स हैं आपके अंदर, ठीक है, न्यूक्लियस में, वहां पर थायराइड हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट की मदद से आपका एक प्रोसेस शुरू हो जाएगा जिसको हम जीन ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। जीन ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस होता है जो जेनेटिक्स में आप लोग पढ़ते हो, और उस प्रोसेस के अंदर आप एक नए मॉलिक्यूल का जो जेनेटिक कोड है उसका आप टेम्पलेट बना लेते हो विद द हेल्प ऑफ मैसेंजर RNA, ट्रांसफर RNA वगैरह, ठीक है। अब ये देखो आपने उस प्रोटीन का जो है वो आपने ट्रांसक्रिप्शन की मदद से टेम्पलेट बना लिया मैसेंजर RNA की शक्ल में, वो बाहर जाकर नई प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो शुरू कर देगा, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन सिंथेसिस होगी इससे बनने वाला प्रोटीन जो है वो आपकी ग्रोथ के लिए रेलेवेंट होता है, ठीक है। वो आपके CNS की डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। वो आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर जाकर ये इतने सारे इफेक्ट्स करेगा, ठीक है। कार्डियक आउटपुट बढ़ा दी, ब्लड फ्लो बढ़ा दिया, हार्ट रेट पल्स बढ़ा दी, हार्ट की कंट्रैक्शन की स्ट्रेंथ बढ़ा दी, रेस्पिरेटरी रेट आपका इंक्रीज करवा दिया, ठीक है। साथ ही साथ तुम लोगों को पता होगा कि थायराइड का मैंने शुरू में ही बोला कि मेटाबॉलिज्म के ऊपर बहुत तगड़ा इसका रोल होता है। जब आप कहते हो कि मेटाबॉलिज्म आपने इन्फ्लुएंस किया तो आपने माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बढ़ा दिया, ठीक है। सोडियम पोटेशियम ATPase पंप आपने वो इंक्रीज कर दिए, ऑक्सीजन की कंजम्पशन आपकी इंक्रीज हो गई, ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन बढ़ा दी, ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस आपका बढ़ गया, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस आपकी इंक्रीज होगी। इन शॉर्ट आपका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो सबका सब ऊपर चला गया। दिस इज हाउ योर थायराइड हार्मोन एक्ट्स, ठीक है। ये चीज दोनों के लिए जरूरी है, फिजियो वालों के लिए भी जरूरी है और फार्मा वालों के लिए भी जरूरी है।
तुम लोगों को पता होना चाहिए कि थायराइड जो है वो एक्चुअली काम दिखाता कहाँ पे है अपना, ठीक है। न्यूक्लियस में जाएगा, आपके जो जीन्स है वहां पर हार्मोन रिसेप्टर के साथ अटैच होगा, जीन ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए मैसेंजर आरएनए पैदा करेगा, वो बाहर जाकर जो है वो नए प्रोटीन्स बनाएगा, और जो भी प्रोटीन्स बनेंगे वो सारे का सारा आपका ये इफेक्ट लेकर आएंगे, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने यही बात की थी कि जो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं हमारे, वो भी आपके सेल के अंदर न्यूक्लियस में जाते हैं, और वो भी आपकी ट्रांसक्रिप्शन की मदद से जो है वो नए प्रोटीन्स बनाते हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं आपको डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर, ठीक है। अब थायराइड हार्मोन के इफेक्ट्स क्या होते हैं ये तो बच्चे बच्चे को पता है। नंबर एक, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जी बहुत इंपॉर्टेंट है थायराइड, ठीक है। प्यूबर्टी से पहले, प्यूबर्टी के दौरान, ठीक है, पोस्ट प्यूबर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके इफेक्ट्स जो होते हैं वो विद द पैसेज ऑफ एज जो होते हैं वो चॉक डाउन होते जाते हैं, लेकिन जब ग्रोथ रुक जाती है बॉडी की तो उसके बाद भी ये रिक्वायर्ड होता है आपका नॉर्मल मेटाबॉलिज्म जो है उसको मेंटेन करने में, ठीक है। साथ ही साथ आपका नर्वस, स्केलेटल, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के ऊपर भी ये बहुत अहम रोल होता है मेटाबॉलिज्म की। फिर वही बात, फैट्स, कार्ब्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, तमाम अभी तुम लोगों ने पिछली साइड में भी देखा है कि ये आपका ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, लिपोलाइसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, सब का सब जो है वो थायराइड हार्मोन जो है वो इंक्रीज करवाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके क्लिनिकल यूजेस के ऊपर। एक चीज और मैं यहाँ पर ऐड कर दूं कि जो थायराइड में तुम लोग टिपिकली बीमारियां पढ़ते हो, ये एक्रोमेगैली और ये बाकी इस तरह की जो चीजें होती हैं जो इससे रिलेटेड होती हैं, इससे काफी हद तक रिजेंबल करती हैं, उसके ऊपर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ जो फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे। अब आपका मरीज है, वो आपके पास आता है इस कंडीशन में कि आपने जो है उसको वो थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी आपने उसको शुरू करवा दी। याद रखो, जिस मरीज के अंदर आपको सस्पिशन हो कि ये हाइपोथायराइड की तरफ जा रहा है, आपने उसको थायरोक्सिन शुरू करवाना है, ठीक है। और वो थायरोक्सिन जो है दैट इज सिंथेटिक लीवोथायरोक्सिन T4, ठीक हो गया। इसलिए अब अगर तुम लोगों को कोई एमसीक्यू आता है कि विच ऑफ दीज फॉलोइंग इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अ सस्पेक्टेड पेशेंट ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, तो वहां पर आपने T3 नहीं लिखना, ठीक है, वहां पर TSH मत लिख देना, ठीक है, वहां पर कैल्सिटोनिन नहीं लिखना, वहां पर आपने सिंपली लीवोथायरोक्सिन या T4 को आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब हाइपोथायराइड का मरीज जो है वो आता किस तरह से है, उसकी टिपिकल एक प्रेजेंटेशन क्या होती है जिससे तुम लोगों को पता चलेगा। पहली चीज ये जो सबसे ज्यादा चीज देखने में आती है वो ये होती है कि जो आपका हाइपोथायराइड का मरीज होता है ना, वो जनरली बहुत स्लो होता है, ठीक है, लेथार्जिक होता है, बहुत स्लोली, आराम आराम से, आहिस्ता आहिस्ता बात करेगा वो, ठीक है। आपको फील होगा कि इसके जो मेंटल थिंकिंग प्रोसेस है ये भी थोड़ा स्लो है, ठीक है। एज उसकी जो होगी वो अडल्ट होगा, उस तरह से ठीक होगा, नॉर्मल होगा वो, लेकिन आपको सबसे पहली चीज जो फील होगी वो ये होगी कि ही इज लेथार्जिक, ठीक है। नंबर टू, वजन ज्यादा होगा उसका, मोटा होगा वो, ठीक है। और वो आपको हिस्ट्री देगा कि जी मैं पहले बड़ा फिट होता था, मैं पहले बड़ा स्मार्ट होता था, ये कोई 2-3 महीने से ना जी मुझे ऐसे फील हो रहा है मेरे ना वजन बढ़ रहा है। या वो आपको ये कहेगा कि जी मेरे कपड़े जो हैं वो मुझे छोटे होते जा रहे हैं, मुझे टाइट होते जा रहे हैं, ठीक है। उसको अगर आप देखोगे तो आपको उसका जो है वो आईलिड्स जो है वो ड्रूप उनमें बहुत ज्यादा नजर आएगा आपको, ठीक है। ऐसे लगेगा जैसे बंदा नींद में है या बंदे ने कुछ पिया हुआ है, ठीक है। अदर देन दैट जो चीज़ बहुत ज़्यादा नज़र आती है आपको उसमें उसकी रिड्यूस्ड एपेटाइट, वो आपको खुद कहेगा कि जी मुझे भूख नहीं लगती। उसकी स्किन जो होती है इट बिकम्स वेरी ड्राई, ठीक है। उसके जो बाल होते हैं वो गिरने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, या वो कमज़ोर हो जाते हैं। वो खुद कहते हैं ख्वातीन के अंदर ये चेंजेस बहुत ज़्यादा मार्क्ड होते हैं बिकॉज ख्वातीन के अंदर जो है वो हेयर फॉल नेचुरली नहीं होती। इसलिए अगर कोई आपके पास सिनेरियो आता है जिसमें ये वो आपको एक खातून के बारे में बता देते हैं और कह देते हैं कि जी इसके जो हेयर लॉस है वो हो रही है, तो समझ जाओ कि ये आपको हाइपोथायराइड की तरफ लेकर जा रहा है, ठीक है। साथ ही साथ उसकी पल्स रेट जो है वो कम हो जाती है, उसको ऐसे उसको जो है वो सर्दी महसूस होती है उसको ज़्यादा, ठीक है। ये टिपिकल एक सेट ऑफ सिम्टम्स होता है जो आपको एक हाइपोथायराइड के मरीज के अंदर जो है वो देखने में मिलता है।
जब ये तमाम तर चीज़ें आपको उसके अंदर मिल जाएं तो आपने उसको जो है वो लेबल कर देना है एज हाइपोथायराइड। फिर आपने उसको जो है वो लीवोथायरॉक्सिन T4 जो है वो आपने उसको शुरू करवा देना है उसको, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है थायराइड की, आपने थायरोक्सिन जो है वो आपने टका कर आपने उस बंदे को जो है वो दे दिया, तो उसके लिए आपके पास सिम्टम्स क्या क्या आएंगे? याद रखना, ये तमाम सिम्टम्स जो हाइपोथायराइडिज्म के हैं इनको रिवर्स कर दो, थायरोटॉक्सिकोसिस की शक्ल बना दो उसकी, तो ये उसकी टॉक्सिसिटी होती है, ठीक है। स्किन इज वार्म, बैठे बैठे वो कहता है कि जी मेरे हथेलियों पे जो है वो पसीना आ रहा है, ठीक है। गर्मी नहीं बर्दाश्त होती उससे, हार्ट बीट तेज होती है, उसको सांस उसका खराब होता है, भूख, वो सबसे ज्यादा जो उसके क्लिनिकल जो तुम लोगों को पॉइंट सबसे ज्यादा देखने में मिलेगा, कहेगा जी, आप उसको पूछेंगे जी भूख लगती है आपको, कहते हैं जी मुझे भूख लगती है और मैं खाता भी बहुत ज्यादा हूँ लेकिन मेरा वजन नहीं बढ़ रहा, बल्कि मुझे ऐसा फील हो रहा है मेरा वजन जो है वो कम हो रहा है, वेट लॉस, ठीक है। एक्सोफ्थैल्मोस, एक तुम लोगों ने चीज पढ़ी होगी फिजियोलॉजी के अंदर, कि जिसके अंदर देर इज वाइड स्टेयर, ऐसे लगता है बंदे के टेले बाहर आ रहे हैं, ठीक है। दैट्स बेसिकली एक्सोफ्थैल्मोस, कि उसकी आईज जो होती हैं उसे पॉप आउट करने वाली शक्ल में जो है वो लगती हैं आपको, कि इससे आंखें बाहर आ जाएंगी इसकी, ठीक है। वो स्पेसिफिकली जो है वो ग्रेव्स डिजीज जो होती है उसके अंदर कहते हैं। आपको वो नर्वस सा लगेगा, आपको ऐसे लगेगा जैसे वो थोड़ा उतना बंदा बुखलाया होता थोड़ा सा, वो आपको फील होगा, ठीक है। दिस इज द टॉक्सिसिटी ऑफ थायराइड हार्मोन थेरेपी, ठीक है। और ऑन इट्स ओन भी जो है थायरोटॉक्सिकोसिस, ये भी एक बीमारी है। एट टाइम्स ये हो जाता है कि जो थायराइड हार्मोन है उसकी जो प्रोडक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है, ठीक है, जिसके लिए फिर हमें अल्टीमेटली जो है वो एंटी थायराइड ड्रग्स जो हैं वो देने पड़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले एंटी थायराइड ड्रग्स के अंदर जो है वो थायोमाइड्स आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, हाइपो जो थायराइड होता है वो तो तुम लोग इजीली पकड़ भी लेते हो, उसको तुम लोग डायग्नोज भी कर लेते हो, और तुम लोगों को पता भी होता है कि यार इसके अंदर जो है वो सिंपली हल यही है कि हमने इसको जो है वो थायरॉक्सिन शुरू करवानी है। व्हेन अ पर्सन कम्स टू यू विद हाइपरथायराइड, तो उसका प्रोटोकॉल, उसकी चीजें जो हैं वो सारी चेंज हो जाती हैं, ठीक है। नंबर एक, उसकी सिम्टोमेटोलॉजी जरा ये देखो, जो मैंने अभी सारी टॉक्सिसिटी की कहानी तुम्हें सुनाई है वो सारी इसके ऊपर अप्लाई होती है, नंबर एक। नंबर दो, उसका इलाज कैसे करना है। सबसे पहले आपके पास ऑप्शन होती है थायोमाइड्स, ठीक है। थायोमाइड्स में जी आपके पास दो प्रोटोटाइप हैं, एक मेटहिमाजोल है, ठीक है, और एक प्रोपाइल थायोरेसिल या पीटीयू। प्रोपाइल थायोरेसिल जो है वो हमारे क्लिनिकल सेटिंग के अंदर जो है वो ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये पीटीयू और मेट्रिमाजोल जो हैं ये काम कैसे करते हैं, तुम लोगों को अगर याद हो ये डायग्राम जो मैंने पीछे तुम लोगों को भी दिखाई थी, पीछे जा रहा हूँ, ये वाली, ये यहाँ पर आपका प्रोपाइल थायोरेसिल या मेट्रिमाजोल या थायोमाइड जो होता है वो आपका काम कैसे करता है, ये चीज याद रखिएगा। ये चार इसके जो होते हैं बेसिकली मोड्स ऑफ एक्शन होते हैं जो ये करवा के आपके थायराइड को जो है वो नॉर्मल करता है। नंबर एक, परऑक्सीडेज कैटेलाइज रिएक्शंस जो आपके चल रहे होते हैं थायराइड ग्लैंड के अंदर, ये उनको ब्लॉक करवा देता है। मैंने आप लोगों से कहा था कि जो आयोडीन आप एब्जॉर्ब करते हो उसको एलिमेंटल आयोडीन में चेंज करवाने के लिए एक एंजाइम होता है जिसको हम परऑक्सीडेज कहते हैं, ठीक है। थायोमाइड ने इस परऑक्सीडेज को जो है वो ब्लॉक करवा दिया, ठीक है, नंबर एक। नंबर दो, दूसरी चीज जो मैंने तुम लोगों को बताई थी वो ये कहा था कि थायरोग्लोबुलिन जो होता है दैट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ T3 T4, बिकॉज उसके अंदर जो होते हैं आपके जो टायरोसिन जो होती है ये उनके साथ अटैच करता जाता है और वो T3 T4 में जो है आयोडीन जो है वो बनता चला जाता है। ये जो माइनस का निशान है दिस क्लियरली इंडिकेट्स कि आयोडीनेशन जो एलिमेंटल आयोडीन जो है वो टायरोसिन रेसिड्यूज में थायरोग्लोबुलिन के लग रहा है, ये उनको नहीं लगने देगा। एक परऑक्सीडेज के ऊपर एक्ट कर दिया, नंबर दो आपके जो एलिमेंटल आयोडीन था उसको इसने जो है वो T3 T4 में चेंज नहीं होने दिया, बिकॉज ये टायरोसिनेशन जो हो रही है उसको बंद करवा रहा है। नंबर थ्री, मैंने एक और चीज बताई थी, कपलिंग ऑफ DIT एंड MIT, जो आपके डायआइडो थायरोनिन होते हैं और जो आपके मोनोआइडो थायरोनिन होता है, उसको ये
इकट्ठा जो है वो नहीं होने देता, बिकॉज वही लास्ट स्टेप होता है T3 T4 में चेंज होने के लिए। तो ये जो होता है आपका, क्या नाम है इसका, थायोमाइड जो हो गया, ये आपका 3 जगहों से एक्ट करता है। नंबर 1, जो आपके ये पर ऑक्सीडेज एंजाइम है, ठीक है, ये जो आपके रिएक्शंस कैटलाइज कर रहा है, दैट इज आपका जो आयोडीन है उसको एलिमेंटल आयोडीन में चेंज कर रहा है, वो नहीं होने देगा। नंबर 2, आपका ये जो थायरोग्लोबुलिन और ये सारा MIT DIT और ये T3 T4 वाला प्रोसेस है, ये भी नहीं होने देगा। और जितनी बात मैंने बताई थी वो ये थी कि वो जो हम बना रहे थे ना, 2 DIT और एक MIT और एक DIT T3 T4 बनाते हैं, ये उसको भी नहीं होने देगा, ठीक है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि प्रोपाइल थायोरासिल जो है वो T4 to T3 जो कन्वर्जन हमने पढ़ी थी, हमने ये कहा था ना कि T3 जो है आपका, ये ज़्यादा बेहतर अंदाज से जो है वो सेल के अंदर मूव करता है, और जो T4 है उसको भी जो है वो हमें कन्वर्ट करना पड़ जाता है T3 के अंदर। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि आपका जो ये प्रोसेस है T4 से T3 में चेंज होने का, ये इसको नहीं होने देगा, ठीक है। इसका फ़ायदा ये है कि ये ज़्यादातर जो है वो आप ओरली इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है इसके टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स बहुत ही कम होते हैं, अगर होता भी है ज़्यादा तो स्किन रैश हो जाता है। और दिस इज़ वेरी सेफ, और सॉरी, प्रोपाइल थायोरासिल जो है इट इज़ सेफ टू गिव इन प्रेगनेंसी, ठीक है। इसलिए अगर कोई प्रेग्नेंट खातून आपके पास थायराइड डिसऑर्डर के साथ आती हैं और आप उनको कहते हो कि जी आपको हमने जो है, आपसे सवाल पूछा जाता है कि जी आपने इनको जो है वो एंटी थायराइड जो है वो कौन सी दोगे आप, दैट इज प्रोपाइल थायोरासिल, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। दिस इज एन MCQ। आयोडाइड सॉल्ट्स और आयोडीन ये किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। आयोडाइड सॉल्ट्स होते हैं, ये भी आपके जो आयोडिनेशन वाला अमल था आपका, ठीक है, MIT DIT फॉर्मेशन का, ठीक है, उसको एक तो ब्लॉक करवाता है, ठीक है। और जो थायराइड हार्मोन रिलीज होना होता है, जो उसने अनबाइंड होना होता है थायरोग्लोबुलिन से, और फिर वो फ्रीली उसने मूव करना होता है थायराइड ग्लैंड से निकल जाने के बाद, उसको भी ये कम करता है, ठीक है। अदर देन दैट, जिन लोगों के अंदर, जिन पेशेंट्स के अंदर जो है वो आयोडीन ग्लैंड जो है उसका साइज इंक्रीज कर जाता है ड्यू टू हाइपरट्रोफी, सॉरी हाइपरप्लेजिया, तो उसके अंदर भी जो आयोडीन ग्लैंड को जो ब्लड वेसल्स जा रही होती हैं उस वास्कुलैरिटी को कम करता है, ताकि इसका जो आपका साइज है ये कम हो जाए। ये आप लोगों में से आई एम श्योर किसी ना किसी ने देखा होगा, जो ये लोगों का गिल्लड़ निकल आता है, ये वो चीज़ है, ठीक है। इसके लिए फिर आप आयोडीन जो है वो देते हो, या आयोडाइड सॉल्ट्स देते हो। किसी ज़माने में ना तुम लोगों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे दौर में एक टीवी के ऊपर उन्होंने ना ये चीज़ शुरू की थी, हांडी वाला नमक। मुझे नहीं पता तुम लोगों को उसका पता या नहीं पता। वो एक कैंपेन शुरू हुई थी कि जी पाकिस्तान में जो है वो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो, और ख्वातीन जो हैं खास तौर पे, वो आयोडीन की कमी का शिकार हैं, और उनके गले में जो है वो गिल्लड़ निकल आया है। तो टेलीविजन के ऊपर, रेडियो के ऊपर, मुझे आज भी याद है, वो एक चीज़ उन्होंने शुरू की थी कि आप आयोडीन वाला नमक जो है वो इस्तेमाल करें, आयोडीन वाला नमक इस्तेमाल करें। और उसको प्रमोट करने के लिए उनने जो सॉल्ट के पैकेट्स थे ना, उसके ऊपर वो एक हांडी सी बना देते होते थे। आज भी अगर आप लेने जाओ ना ये नमक, तो ये नेशनल का खास तौर पे उसके ऊपर वो लिखा होता है ब्लू और ग्रीन में। तो ब्लू वाला जो होता है वो शायद आयोडाइज्ड होता है, और जो ग्रीन वाला होता है दैट्स, रिफाइंड होता है। हाँ ये देखा ना, ये खरीदारी करती होगी जाके घर की, इसको पता था। ब्लू रिफाइंड और ग्रीन आयोडाइज। ब्लू रिफाइंड और ग्रीन आयोडाइज, ठीक हो गया। बहरहाल मकसद तुम लोग का ये है कि तुम लोग आयोडाइज सॉल्ट इस्तेमाल किया करो, बताने का मकसद ये है। अच्छा, इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है दैट इज वेरी फास्ट, विद इन 2 to 7 days। आयोडीन, सॉरी, जो आपके थायराइड की जो मेडिकेशन होती है ना जी, उसका टाइम ज़्यादा होता है एक्शन शो करने का, ठीक है। उसका जो रिस्पॉन्स आता है वो 2 to 7 days तक का, ठीक है। इसीलिए दिस इज रैपिड व्हेन कंपेयर टू अदर थायराइड ड्रग्स, ठीक है। थायराइड स्टॉर्म के अंदर भी जी इसको जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, और अगर किसी बंदे का ये गिल्लड़ जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव है और उसको सर्जिकली रिमूव करना पड़ रहा है, थायराइडेक्टमी करनी पड़ी है, तो हम इनिशियली जो है पहले ये आयोडाइड सॉल्ट्स और आयोडीन देकर उसका साइज जो है वो कम कर देते हैं। और दूसरा, अगर आपने ये देखा हो, देयर इज अ ल्यूगॉल सॉल्यूशन के नाम से जो है ये बड़ा मशहूर
आयोडीन का सोल्यूशन होता है पोटेशियम आयोडाइड का, ये मार्केट के अंदर मिल जाता है, ठीक है। और इसके एडवर्स इफेक्ट्स इतने ज़्यादा नहीं होते, मोस्टली इसमें रैशेस जो होते हैं वो शुरू हो जाते हैं, मुंह का टेस्ट मेटालिक हो जाता है और ब्लीडिंग एट टाइम्स। थर्ड इज रेडियो एक्टिव आयोडीन, या जिसको रेडियो एक्टिव आयोडीन एब्लेशन भी किसी ज़माने में कहा जाता था। इसमें ये होता है कि आयोडीन का एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है, दैट इज I-131, ठीक है। ये लिया जाता है और इसको जो है वो पेशेंट होता है उसको खिला देते हैं उसको, ठीक है। और जब ये आपके स्वॉलो करने के दौरान आपके हलक में होता है तो ये डिसइंटीग्रेट करना शुरू कर देता है, और चूंकि ये रेडियो एक्टिव होता है तो ये सेल्स को जो है वो किल करना शुरू कर देता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप रेडियो एक्टिव रेडिएशन जो है वो कैंसर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब ये जो थेरेपी होती है रेडियो एक्टिव आयोडीन वाली, दिस हैज़ बीन वेरी कंट्रोवर्शियल, और ये बहुत कैलकुलेटेड डोज देनी पड़ती है, क्योंकि इस नेक वाले रीजन के अंदर तुम लोगों ने भी देखा ही है कि पीछे जो आगे और जो स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं, स्पाइनल कॉर्ड है आपकी और आपके वेसल्स हैं, तो उनके अंदर आपने खुदा न खास्ता अपना आयोडीन और ये सारा मसला ठीक करते करते आप उसके अंदर ना कोई चीज़ जो है वो शुरू करवा दो, इसलिए दिस इज़ नो लॉन्गर बीइंग यूज्ड। आई डोंट थिंक सो कि अभी इस्तेमाल हो रहा है। और प्रेग्नेंट ख्वातीन के अंदर जो है, या जो ख्वातीन बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनके अंदर तो ये बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करती है इस प्रोसेस को। फोर्थ वन या लास्ट वन कह लो, दैट इज A9 इनहिबिटर्स। A9 इनहिबिटर्स के अंदर आपका थायोसाइनेट और परक्लोरेट जो है वो इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। ये एक्ट करते हैं आपके जो आयरन सोडियम वाला आपका सिम्पोर्टर है उसके ऊपर एक्ट करते हैं, ठीक है, ताकि जो है वो आयोडीन की जो अपटेक है वो डिस्टर्ब हो सके, लेकिन ये अब इस्तेमाल नहीं हो रहे आजकल, ठीक है। उसकी वजह ये है कि ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो एप्लास्टिक एनीमिया कॉज करवा देते थे। लास्ट जो है वो आपके कुछ और ड्रग्स भी हैं जो कि थायराइड की क्लास में तो नहीं आते, लेकिन दे आर इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग द सिम्टम्स दैट यू एक्सपीरियंस व्हेन सफरिंग फ्रॉम हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म, स्पेसिफिकली हाइपरथायराइडिज्म। उसके अंदर आपका आ जाता है प्रोप्रानोलोल। प्रोप्रानोलोल क्या है बच्चों, मुझे बता दो ये प्लीज, कोई बच्चा बता दे मुझे। बीटा ब्लॉकर। शाबाश, ये बीटा ब्लॉकर है, ठीक है। दिस इज यूज फॉर कंट्रोलिंग द टेकिकार्डिया। मैंने पहले बताया था कि हाइपरथायराइडिज्म के अंदर जो है वो हार्ट बीट तेज हो जाती है, प्रोप्रानोलोल दिया जाता है ताकि आपकी हार्ट बीट जो है वो कंट्रोल हो सके। इसके अलावा देयर इज आल्सो अनदर थिंग कॉल्ड अमाइडारोन, ठीक है। ये भी बेसिकली एंटी थायराइड ड्रग उस तरह से तो नहीं है, लेकिन ये T4 को T3 में चूंकि चेंज नहीं होने देता, इसलिए हम इसकी ये जो यूज है ना इसको इस्तेमाल करते हैं एज एंटी थायराइड, ठीक है। एक चीज जो मैं समझता हूँ कि तुम लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी मुझे बतानी चाहिए वो ये है, ठीक है। ये इस फिगर को जो है ना गौर से देख लो, और इस फिगर को जो है वो अपनी उसको कहते हैं ना कि इतना गौर से देखो कि ये तुम लोगों की आंखों में समा जाएगी चीज। दिस इज अ पर्सन जिसको ये आधा यहाँ से डिवाइड किया हुआ है, ये जो साइड है ना जी, ये आपके हाइपरथायराइड के इफेक्ट्स बता रही है, ठीक है। एक्सोफ्थाल्मोस, ठीक है,